नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र बायो हब में। दोस्तों, आज की क्लास बेसिकली हमारी जो होगी वो क्लासिफिकेशन पे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण किसने दिया और वर्गीकरण से संबंधित जितनी सारी बातें हैं क्लासिफिकेशन से, उन सब बातों को आज हम अपने इस क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आशा करते हैं सबसे पहले कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतर तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। और उसी क्रम में ये नई सीरीज़ जो कि थोड़ी-सी थ्योरेटिकल ज़रूर है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 15 से 20 मिनट वीडियो के अंत अगर आप बने रहेंगे, तो करीब-करीब यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन के आसपास निकल के आ जाएगा, जो आपके सामने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्लासिफिकेशन है क्या? हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि माना गया कि जो पृथ्वी थी, वो पहले सूर्य का ही एक गोला था, सूर्य का टुकड़ा वहीं से टूट करके पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो धीरे-धीरे बारिश हुई और इसके बाद जो पृथ्वी थी, उसकी सतह ठंडी हुई और फिर जीवों की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के क्रम में जो हम बात करें तो बेसिकली समुद्र में सबसे पहले यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई बेसिकली। उत्पत्ति के क्रम की अगर हम बात करें, सबसे पहले यूनिसेलुलर जीव वहाँ पर समुद्र में उनकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद उनका विकास हुआ और विकास के क्रम में आगे चलते-चलते यूनिसेलुलर से मैन यानी आदमी जैसे जटिल जीव की संरचना बन करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो देखिए, सीधी-सी बात ये थी कि जब जीव यूनिसेलुलर थे, उनकी एक-आध स्पीशीज़ थी, तो उसको हम बड़े आसानी से अध्ययन कर लेते थे और आराम से उसका संरचना क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका जो मॉर्फ़ोलॉजी क्या है, उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, तो उसको बड़े आसानी से हम चीज़ों को समझ लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे उसमें विकास होता गया, उसमें जटिलता आती गई, वैसे-वैसे नई-नई स्पीशीज़, नई-नई प्रजातियों का जो है क्रियान्वयन होता गया, नई-नई जातियाँ आती चली गईं, तो उनका एक साथ अध्ययन करना बड़ा जटिल हो गया और इसी क्रम में इसको क्या किया गया, तब इसको उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनकी जटिलता के आधार पर अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया और यही आपका क्या कहलाता है, क्लासिफ़िकेशन कहलाता है। मतलब जीवों को अगर एक लाइन में हम इसको समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जीवों को उनकी मॉर्फ़ोलॉजी, टैक्सोनॉमी और उसकी जो फ़िज़ियोलॉजी है, उस आधार पर अलग-अलग उनके कैरेक्टर्स जो हैं, उस आधार पर अलग-अलग बाँटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल को हम लें, तो जैसे मान के चलिए किसी के घर में एक छोटा-सा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को एक व्यक्ति हैंडल कर लेता है, बड़े आसानी से उस प्रोग्राम को हैंडल कर लेता है। लेकिन जब कोई प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? हम लोग उसमें बँटवारा कर देते हैं कि अगर लड़की के मामा हैं, तो वो बारातियों को देख लेंगे। लड़की का भाई है वो द्वार पे जो आएगा गेस्ट उसको देख लेगा। कोई है जो ख़ास मेहमान है उनको देख लेंगे, कोई घर का देख लेगा। तो अब जब प्रोग्राम बड़ा हो गया तो उसको हमने क्या किया, अपने समय, अपनी सारणी के अनुसार उसको अलग-अलग बाँट दिया और जिसके कारण क्या हुआ कि वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इन जीवों का अध्ययन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए क्या किया गया, अलग-अलग फ़ाइलम में अलग-अलग जो है जगत में इनको बाँट दिया गया और इसी को बेसिकली हम क्लासिफ़िकेशन कहते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बेसिकली चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्लासिफ़िकेशन को देखेंगे। ये पेन हटा देते हैं। क्लासिफ़िकेशन है क्या? सबसे पहले ये आप जान गए और कुछ इससे रिलेटेड जितने तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिएगा। वर्ड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन शब्द की बात की थी और क्लासिफिकेशन वर्ड को दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन वर्ड जो है सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक। दूसरी बात, कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी की बात करी थी 1735 में। ध्यान रखिएगा, 1735 में बेसिकली सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया था, इसीलिए इनको क्लासिफिकेशन का फादर या फिर जो है वर्गी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा स्लाइड के ऊपर रोल करते हैं और चीज़ों को यहाँ पर देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, कैरोलस लिनियस ने कुछ और एक बात दी थी। कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ बाइनोमियल, द्विनाम पद्धति का जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया, द्विनाम पद्धति दिया, जो वैज्ञानिक नाम जो जंतु होते हैं, जो पौधे होते हैं, इन सब के वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड था। तो आइए आगे की स्लाइड में हम जान लेंगे कि ये बाइनोमियल सिस्टम क्या है, ये द्विनाम पद्धति क्या है। आगे की तरफ चलते हैं और अपनी चीज़ों को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलिएगा, देखते हैं बेसिकली, देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे ये बाइनोमियल सिस्टम क्या है। स्लाइड ये 2 पेज शायद उसमें ब्लैंक रह गया था। देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। चलिएगा, ये आपका क्या है, बाइनोमियल सिस्टम है, द्विनाम पद्धति है। क्या है, देखो आपको ऐसे मैं समझा दूं कि जैसे कोई भी जीव है, जैसे मान के चलो एक गौरैया, एक छोटा सा आप जानते हो गौरैया जो एक पक्षी है, तो जैसे हमारे यहाँ भारत में उसको गौरैया के नाम से जानते हैं, जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर उसको स्पैरो कहते हैं, कहीं पर इसको कोई और नाम से जानते हैं। तो जगह जगह देश देश में उसके क्या है नाम जो है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। परंतु जो ये जन बेसिकली जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको सब एक ही नाम से जानते हैं। जैसे पैसा डोमेस्टिकस उसका जो होगा वो आपका वनस्पतिक सॉरी उसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कहने का मेरा मतलब ये था कि बाइनोमियल सिस्टम इन्होंने इसलिए दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है जहाँ मतलब हर देश के लोग इसे एक ही नाम से जान सकें, उसी को वैज्ञानिक नाम इन्होंने बेसिकली कहा। तो देखिए जैसे यहाँ पर बाइनोमियल सिस्टम में दो चीज़ों की बात करी इन्होंने, कहा एक तो उसका जेनस होगा और दूसरे उसकी स्पेसीज होगी। जेनस में उसका वंश हो जाएगा और स्पेसीज जो उसकी जाति हो जाएगी। तो यहाँ पे होमो सेपियंस की बात की गई। होमो सेपियंस जो मनुष्य का क्या है वैज्ञानिक नाम है, इसमें होमो मनुष्य की जाति है और सेपियंस जो है उसकी स्पेसीज हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक वंश भी है एक जाति है, तो इन दोनों का जो समन्वय है बेसिकली इसी को उन्होंने द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम कहा। इसके बाद लिनियस ने क्या किया, लिनियस डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू टू फाइलम। लिनियस ने जीवों को दो भागों में बांट दिया, और वो कौन कौन से भाग थे, एक तो उन्होंने क्या कहा एनिमेलिया और दूसरा प्लांटी। उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने क्या किया एनिमेलिया बांटा और दूसरा प्लांटी में। देखिए उसके पीछे कारण ये था कि जो एनिमेलिया था बेसिकली एनिमेलिया और प्लांटी दो भागों में उन्होंने बांट दिया। एनिमेलिया में उन्होंने सभी जंतुओं को रख दिया, ऐसे जितने सारे एनिमल थे जितने सारे जंतु थे उन सबको उन्होंने एनिमेलिया में रख दिया, और जितने सारे प्लांट थे पौधे थे उन सबको उन्होंने किस में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। इसे इट इज नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे द्वि जगत का वर्गीकरण या फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। और इसे बेसिकली उन्होंने कब दिया था 1735 में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, लिनियस ने किया था, 1735 में दिया था। और दो किंगडम उनके कौन कौन से थे, एक तो एनिमेलिया था जिसमें उन्होंने सभी जीवों को सभी जंतुओं को रख दिया था। जंतु का मतलब आप समझ रहे होंगे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं बेसिकली वो जंतु होंगे। और प्लांट जो है बेसिकली अपने भोजन को ज़्यादातर बना ही लेते हैं। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे करते हैं, इसमें सेल वॉल पाई जाती है और जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो वो बेसिक से डिफरेंस कुछ हमने आपको बताया, बाकी जो क्लासेज आगे की तरफ होंगी तो वहाँ पर उन चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो एनिमेलिया में जंतुओं को रख दिया और प्लांटी में उन्होंने बेसिकली पौधों को रख दिया। अब आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए द्वि जगत के वर्गीकरण के बाद ऐसा नहीं था कि क्लासिफिकेशन नहीं है, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली हेकल ने अर्नेस्ट हेकल ने दिया, उन्होंने उसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद कोपलैंड आए, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पर क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तथ्यपरक अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसको किसने दिया था, आर एच व्हिटेकर ने दिया था। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, जिसे किसने दिया, आर एच व्हिटेकर ने इन 1969 1969 में आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। ये बात आपको समझ के चलना है, याद रखना है। पेपर में आया प्रश्न है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपके आर एच व्हिटेकर हो जाएंगे। देखिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके लिए कुछ बेस माना, कुछ आधार मानकर इन्होंने वर्गीकरण किया था, और उस आधार को हम बड़े आसानी से आपको समझाने वाले हैं। बुक्स में आप देखोगे तो ये बहुत मतलब कठिन भाषा में बहुत कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम उसको बहुत आसान भाषा में लेके आए हैं। 4 बेस इन्होंने माने थे बेसिकली क्लासिफिकेशन के, और उन चारों बेसों को पहले हम समझ लेंगे और उस 4 बेस के आधार पर भी डिवाइड कर देंगे, और 5 फाइलम जो इन्होंने बांटे थे वो चीज़ें आपकी निकल कर आ जाएंगी। चलिएगा तो थोड़ा सा स्लाइड को रोल कर लेते हैं ऊपर की तरफ और फिर हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जो पहला इन्होंने माना बेस वो था सेल टाइप, कोशिका का प्रकार। इन्होंने माना कि या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी और या फिर यूकैरियोटिक होगी। आइए जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक किसे कहेंगे। देखिए ये सेल है, ये बाहर जो होगा इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है,
तो क्या होगा, जो क्रोमैटिन होगा यानी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो जगह जगह पूरी सेल में बिखरा हुआ पाया जाएगा। पूरी पूरी सेल में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल बिखरा पाया जाएगा। तो ऐसी सेल को उन्होंने क्या कहा, वो कहा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। ये पुरानी सेल थी बेसिकली, जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हुई है वहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स ही थे, फिर आगे चल के वो यूकैरियोट्स में परिवर्तित हुए। लेकिन जो यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल होगी, उसमें इन्होंने क्या बताया, इसको रफ करते हैं फिर आपको आगे की तरफ बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जगह भी हो जाएगा। देखिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जब यूकैरियोट्स की बात आई तो उन्होंने क्या बताया कि देखिए ये सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बेसिकली इसी न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक, तो इसको उन्होंने कहा कि ये यूकैरियोटिक सेल होगी। क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। मतलब सीधी सी अगर छोटी सी डिफरेंस को आप जानना चाहो, बाकी सारा जो लंबा डिफरेंस है वो हम आपको आगे सेल बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। पर अभी आप इतना जान लीजिए कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही होगा उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। पर ऐसी सेल जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें बेसिकली न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो एक पहला आधार उन्होंने माना कोशिका का प्रकार कि या तो प्रोकैरियोटिक होगी या फिर यूकैरियोटिक होगी। अब आगे की तरफ हम चलेंगे और अपनी चीज़ों को देखेंगे। इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और फिर जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दूसरा जो बेस था इनका वो उन्होंने माना नंबर ऑफ सेल का। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ सेल के आधार पर दूसरा डिवीजन किया। उन्होंने कहा या तो नंबर ऑफ सेल में यूनिसेलुलर होगा ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर इन द सेंस कि या तो उसकी बॉडी जो होगी वो एक कोशिका से मिलकर बनी होगी या फिर कई सारी कोशिका से मिलकर बनी होगी, मतलब एक से अधिक। तो अगर वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो उसको उन्होंने यूनिसेलुलर कह दिया। अगर एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो उसको उन्होंने मल्टी सेलुलर कह दिया, बहुकोशिकीय कह दिया। तो ये तो दूसरा उनका आधार हो गया। अब देखिए तीसरा आधार उन्होंने माना कि कोशिका भित्ति का, सेल वाल का। उन्होंने कहा कि या तो सेल वाल प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो उन्होंने कहा अगर सेल वाल प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट होगा और अगर सेल वाल एब्सेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका एनिमल होगा। देखो सेल वाल किसे कहेंगे, तो बेसिकली एक हमने उस स्लाइड पे चलते हैं और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा था आपका। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर ऐसी संरचना रिजिड रिजिड सी संरचना ऐसी ऐसी पाई जाती है, ये एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आवरण पाया जाता है जो रिजिड संरचना होती है। इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, शेल वाल कहते हैं। शेल वाल जो होती है ये प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में सेल वाल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाएगी। तो जो सेल के बाहर एक रिजिड संरचना है इसी को उन्होंने क्या कह दिया, सेल वाल कह दिया। तो अगर सेल वाल प्रेजेंट है तो प्लांट होगा, अगर सेल वाल एब्सेंट है तो क्या होगा, वो एनिमल होगा। अब आइए पीछे स्लाइड पे अपने चलते हैं और फिर चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर प्रेजेंट है सेल वाल तो क्या होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो प्लांट हो जाएगा। और अगर सेल वाल एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, आपका एनिमल हो जाएगा। चौथा आधार उन्होंने पोषण का माना, न्यूट्रिशन का माना। उन्होंने कहा अगर अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है, ठीक, अगर अपना भोजन जो ऑर्गेनिज्म है स्वयं बना ले रहा है तो आपका ऑटोट्रॉफिक होगा, स्वपोषी होगा। और अगर वो स्वयं नहीं बना पा रहा है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो उन्होंने कह दिया कि वो हेटरोट्रॉफिक होगा, परपोषी होगा। तो ये बात उन्होंने चार आधार बेसिकली माना। एक बार फिर से हम साथ साथ रिकॉल करा देते हैं। पहला आधार उन्होंने माना सेल टाइप का, कहा या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। दूसरा माना सेल नंबर का, कहा या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। तीसरा आधार उन्होंने माना सेल वाल का, कहा या तो सेल वाल प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो प्लांट होगा, और अगर सेल वाल एब्सेंट है तो फिर वो क्या होगा, एनिमल होगा। और चौथा आधार उन्होंने माना न्यूट्रिशन का, मतलब या तो वो स्वपोषी होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, या फिर परपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक होगा। तो इस आधार पर उन्होंने इसको बांटा। अब एक चार्ट के माध्यम से हम चीज़ों को समझ लेंगे पूरा का पूरा कि क्या था उनका क्लासिफिकेशन और किस प्रकार उन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन को किया था। तो आइए अब जो हमने अब बात करी थी बेसिकली जो उनके बेस थे, उस बेस को हम एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। बहुत अच्छे से हमने इस फ्लो चार्ट को बनाया ताकि आपकी बातें एकदम आपकी उंगलियों पे सारी चीज़ें आके बैठ जाएं। देखिए पहली बात, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था इसको आर्य छुटीकर ने 1969 में दिया। उन्होंने पहला बेस लगाया बंटवारे में, सेल बेस, कोशिका का प्रकार। तो उन्होंने जैसा कि हमने आपको बताया कि पहला प्रकार लगाया था कि या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी और या फिर यूकैरियोटिक होगी। तो अगर कोशिका जो प्रोकैरियोटिक थी, ऐसी सेल जो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली क्या थे, प्रोकैरियोट थे, उस सभी को इन्होंने मोनेरा में रख दिया। और मोनेरा में इन्होंने एग्जाम्पल दो चीज़ों को लिया बेसिकली, एक तो बैक्टीरिया हो जाएगा और दूसरा बीजीय हो जाएगा। यानी एक तो इन्होंने जीवाणुओं को रख दिया और दूसरा नील हरित शैवाल जो कि बीजीय थे उनको इन्होंने रख दिया।
अब उसके बाद जो जो बचे यूकैरियोट्स, जितने सारे यूकैरियोट्स थे, इस पर इन्होंने दूसरा आधार लगाया, बंटवारे का दूसरा आधार लगाया सेल नंबर बेस, कोशिका की संख्या के आधार पर इन्होंने दूसरा बंटवारा किया। और जब दूसरा बंटवारा इन्होंने किया तो इन्होंने पाया क्या कि या तो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तो जो यूनिसेलुलर था उसको इन्होंने बेसिकली किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। कहा वो जितने एनिमल जो यूकैरियोटिक होंगे और उसके साथ साथ यूकैरियोट होने के साथ साथ यूनिसेलुलर हैं, उन सभी को, यानी यूकैरियोटिक के साथ साथ एक कोशिकीय हैं, उन सबको उन्होंने कहा कि ये प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। और उन सबको हुटिकर साहब ने प्रोटिस्टा में रख दिया। और इसके एग्जाम्पल कुछ मैंने दिखाया आपको, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे इसमें प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। अब जो बचे हुए हैं यानी यूनिसेलुलर के बाद जो मल्टी सेलुलर बचे, इस पर उन्होंने तीसरा बंटवारे का आधार लगाया। और तीसरा आधार क्या था, शेल वाल बेस, कोशिका भित्ति के आधार पर। तो अभी मैंने बताया आपको कोशिका भित्ति के आधार पर जब इन्होंने बांटा तो इन्होंने क्या पाया कि या तो जो जीव है, या तो जो जीव है वो आपका क्या है, जो जीव है उसमें प्रेजेंट हो रही, क्या प्रेजेंट हो रहा है, या तो उसमें सेलवाल प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, या फिर जो है एब्सेंट है। सेलवाल या तो एब्सेंट होगी या फिर प्रेजेंट होगी। तो अगर सेलवाल कोशिका भित्ति उपस्थित है तो उनको उन्होंने प्लांट्स कह दिया, और अगर एब्सेंट है तो फिर उसको एनिमल्स कह दिया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर। अब स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम रोल करते हैं और यहाँ पर समझाने का आपका आगे की तरफ प्रयास करते हैं। अब जो ऐसे जीव थे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उसको उन्होंने एनिमल्स में रखा। और जितने सारे एनिमल्स थे जो मल्टी सेलुलर थे उन सभी को इन्होंने किस फाइलम में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। मतलब ऐसे जंतु जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और वो मल्टी सेलुलर थे, उन सभी को इन्होंने किस में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। तो ये तो आपका चौथा जो फाइलम निकल, तीसरा फाइलम निकल के आया। पहला मोनेरा हो गया जिसमें उन्होंने युग प्रोकैरियोट्स को रखा था। दूसरा उन्होंने प्रोटिस्टा बनाया। प्रोटिस्टा में उन्होंने बेसिकली किसको रखा था, प्रोटिस्टा में उन्होंने बेसिकली जो आपके क्या कहते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उसको रखा था। अब आगे की तरफ जो यहाँ पर बाकी बचा उसको इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा से जो बचे हुए जंतु थे उन सभी को इन्होंने किस में रख दिया, उन सभी को इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। अब जो प्लांट्स थे उस पर उन्होंने चौथा बेस लगाया, न्यूट्रिशन बेस, पोषण के आधार पर उसको बांटा। अब जो उसको बांटा उन्होंने तो देखा क्या कि या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या फिर हेटेरोट्रॉपिक होगा। अब यहाँ पर अगर वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, प्लांट्स विच मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन सभी को इन्होंने प्लांटी में रख दिया। और ये सारे पौधे हो जाएंगे, जितने सारे पौधे थे उन सबको इन्होंने प्लांटी में रख दिया। लेकिन दूसरी बात हेटेरोट्रॉपिक में लेके गए, उन्होंने कहा कि डिपेंड्स ऑन एनादर, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, उन सबको इन्होंने फंजाई में रख दिया। और ये पांचवा फाइलम हो गया। इसमें ईस्ट, राइजोपस, म्यूकर, ये सारे इन्होंने रखा, इन सबको उन्होंने फंजाई में रख दिया। तो एक बार अगर हम फिर से इसको देखें तो ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर समझ लीजिए कि पहला बेस सेल बेस लगाया, बांटा उन्होंने प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। उन्होंने कहा ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक होंगे उन सबको इन्होंने मोनेरा में रख दिया। और मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया और बीजीए, जीवाणु और ग्रीन जो आपके नीले हरे शैवाल आ जाएंगे। उसके बाद जो यूकैरियोटिक बचे थे उस पर इन्होंने दूसरा बेस लगाया और कहा कि या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। तो जितने यूनिसेलुलर थे उन सबको इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। और प्रोटिस्टा में बेसिकली पैरामीशियम, रोडिग्लिना, ये सारे आ गए। तीसरा बेस इन्होंने जो मल्टी सेलुलर बचे थे उस पर लगाया कोशिका भित्ति का। उन्होंने कहा या तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्रेजेंट होगी या फिर एब्सेंट होगी। तो जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी उन सभी को इन्होंने कहा कि वो एनिमल होगा और उसको सबको इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी कहा ये प्लांट्स होंगे। और प्लांट्स को फिर से इन्होंने चौथा ग्रेड लगाया और पोषण के आधार पर न्यूट्रिशन बेस पर इन्होंने बांटा और बताया कि या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या फिर हेटेरोट्रॉफिक होगा। अब ऐसा प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको प्लांटी में रख दिया। और जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता था उसको इन्होंने फंजाई में रख दिया। तो यहाँ से ये सारी बातें हो जाती हैं कि ऑटोट्रॉपिक में उन्होंने ऐसे चीज़ों को रखा, ऐसे पौधों को रखा जो अपना भोजन बना लेते थे, और बाकी जो दूसरे पे डिपेंड थे उन सबको इन्होंने फंजाई में रख दिया। तो और इसके बाद जो फंजाई था यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ये सारे आपके हो जाएंगे फंजाई। और बाकी जो बचे हुए हैं ये आपके पौधे हो जाएंगे। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पूरी बात, जहाँ पर हमने आपको एक एक चीज़ों को बड़े विधिवत तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है तो आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जितना बढ़िया से आप फीडबैक करेंगे उतना बढ़िया हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमारी भी टीम आपको लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट देगी जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल के वीडियो में, कल की सीरीज में
एक नई सीरीज़ जो हमारी होगी, जिसमें हम क्वेश्चंस को कराएँगे, तो उस सीरीज़ के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।